तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। आइए इस प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। काव्य किसे कहते हैं? परिभाषा देकर उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। इस संबंध में भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोणों की तुलना भी कीजिए। तो यहाँ पे हमें काव्य की परिभाषा, काव्य क्या कहलाता है? कविता, ठीक है। तो उसमें भारतीयों और पाश्चात्य यानी कि पश्चिम देशों के दृष्टिकोणों की तुलना भी करनी है। या फिर इसके अथवा में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जा सकता है, काव्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? संक्षेप में वर्णन करिए। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। संस्कृत साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। संस्कृत के काव्य शास्त्रकारों में भामह, वामन, मम्मट, आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ आदि प्रमुख हैं। इन सभी ने काव्य के स्वरूप को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनके अनुसार निम्नानुसार काव्य की परिभाषाएं दी गई हैं। अब आचार्य भामह के अनुसार शब्द और अर्थ को काव्य कहना दोषपूर्ण है, क्योंकि शब्द और अर्थ से उक्त व्याकरण और दर्शन ग्रंथ भी होते हैं जो काव्य नहीं कहे जाते हैं। भामह का निष्कर्ष है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार काव्य में अभिष्ट माने जाते हैं। इससे काव्य लक्षण की बात नहीं उठती है। अलंकारों की आत्मा ये वक्रोक्ति को मानते हैं। इन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि अर्थ की वक्रता और शब्द की वक्रता की काव्य में अलंकार मानी जाती है। इस आधार पर भामह के मत में काव्य लक्षण इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि काव्य ऐसे शब्द और अर्थ के साहित्य को कहते हैं। काव्य क्या है? यहाँ पे देखना, आचार्य भामह की रियल जो परिभाषा है, काव्य ऐसे शब्द और अर्थ के साहित्य को कहते हैं जिसमें वक्रोक्ति जन्य अलंकार विद्यमान हो, अर्थ को जो अर्थ है उसका पोषण हो गया हो, ना उसमें ग्राम्यता दोष हो और ना उसमें आकुलता हो। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो उनके अनुसार इसका अर्थ यह है कि सामंजस्यपूर्ण अर्थ जो शब्द है, वह शब्द के अर्थ है उसको काव्य कहते हैं, यानी कि जिसमें सामंजस्य हो, एक दूसरे के साथ मेल खाते हो। इस अर्थ की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि भामह ने शब्द और अर्थ के सामंजस्य को काव्य की संज्ञा दी है। आचार्य मम्मट की बात करें तो उन्होंने ऐसे काव्य को, मतलब ऐसे शब्दार्थ को काव्य माना है जो दोष रहित हो, जिसमें दोष हो ही ना, और गुण सहित हो, जिसमें केवल गुण ही गुण हो। तो अलंकारों का प्रयोग चाहे हो या ना हो, इस लक्षण की व्याख्या के अनुसार गुण काव्य की शोभा को उत्पन्न करने वाले होते हैं, जबकि अलंकार इस शोभा की अतिशयता को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए मम्मट ने काव्य में गुणों का होना अनिवार्य माना है। मम्मट ने कहा है कि जो काव्य है उसमें गुणों का होना अनिवार्य है, ये मतलब काव्य में गुण होना ही चाहिए, ठीक है, और ये काव्य का अनिवार्य तत्व है। और अलंकारों के वैकल्पिक रूप है उसको स्वीकार भी किया है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत काव्य की परिभाषा में चार बातें हैं, उनकी स्पष्ट स्वीकृति दी गई है। कौन कौन सी चार बातें हैं आइए जान लेते हैं। दोषहीन वाणी काव्य का पहला गुण है। सदोष होने पर कोई भी काव्य रचना काव्य नहीं कहला सकेगी। शब्द और अर्थ से काव्य बनता है, ये दोनों काव्य के हेतु हैं। हेतु यानी मैंने पहले ही बताया है, उद्देश्य है। सगुण से रसात्मकता की ओर संकेत है। जो गुणवत्ता है काव्य में अवश्य होनी चाहिए, ये चौथा गुण है, गुणवत्ता काव्य में अवश्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, मतलब देखना जो यहाँ पे देख रहे हो रसात्मकता, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी कविता है तुमने पढ़ी, अब तुम्हारे अंदर कोई भी भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कोई भी क्रोध या कोई भी वीरता, कोई भी मतलब रस उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर कौन सा वो काव्य नहीं है, ठीक है। ये सीधी सी बात यहाँ पे कहने का उद्देश्य है। आजकल तो रील्स वाले ज़माने में रील्स को देखकर ही कई भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो अलग बात है, उसको हम लघु काव्य कह सकते हैं वैसे आज की भाषा में। आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने अपने साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ के काव्य की जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा में तीन बातें स्पष्ट रूप से कही गई हैं। कौन कौन सी तीन बातें हैं? पहली बात है, रसात्मक वाणी ही जो काव्य है, यानी कि रस युक्त जो वाणी है वह काव्य है। रस काव्य की आत्मा है, रस को ही काव्य की आत्मा कहा गया है। अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं कहा गया है, ये आपको दिमाग में रखना है। बिना इस रस रूप रमणीयता कोई वाली जो काव्य है वह नहीं हो सकती है। वाक्य से अनेक सार्थक शब्द हैं,
वाक्य से अर्थ क्या है यहाँ पे? सार्थक शब्द। और परिभाषा में जो गुणादि है, ठीक है, उसकी किसी अन्य का उल्लेख ना होने से यह माना जाना चाहिए कि अन्य तत्व काव्य के बाह्य अंग मात्र हो। उनकी मुख्य विशेषता में 3 बातें शामिल हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक और, यहाँ पे देखना बाह्य तत्व के संदर्भ में 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखो, शब्द है वह काव्य का शरीर है, इन्हें सार्थक और वह भी रमणीय अर्थ से युक्त होना चाहिए, तभी उपयुक्त काव्यवाणी कही जाएगी। रमणीय का अर्थ जो है वह बताया है पंडित राज जगन्नाथ जी ने, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि चमत्कार पूर्ण जो आह्लाद है उसको इन्होंने बताया है रमणीयता का अर्थ, ठीक है। आह्लाद से रस की स्वीकृति है और चमत्कार पूर्ण में काव्य की जो अभिव्यक्ति है वह पक्ष आ जाता है। आधुनिक भारतीय आचार्यों की काव्य जो परिभाषाएं हैं उसमें आधुनिक आचार्यों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाबू जयशंकर प्रसाद आदि विद्वानों की जो काव्य संबंधी परिभाषाएं हैं वह महत्वपूर्ण हैं। उनके मतों की विवेचना, उनके मतों का जो विवेचना सहित उल्लेख है वह यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये द्विवेदी युग के संस्थापक भी हैं, ठीक है। आचार्य द्विवेदी ने अपने कवि और कविता नामक निबंध में कविता के संबंध में अपने विचार स्पष्ट किए हैं। उनके विचारों का आधार है वह कवि मिल्टन की काव्य परिभाषा है। द्विवेदी जी ने कहा है कि कविता में 3 गुणों का होना आवश्यक है, सादगी, असलियत और जोश। कविता में 3 गुण होने चाहिए, सादगी, असलियत और जोश। उनका कहना है कि सादगी, असलियत और जोश, यदि ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही क्या है। परंतु बहुधा यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी कविता में भी इनमें से एकाध गुण की कमी आ ही जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि कविता में केवल जोश रहता है, कभी कभी सादगी रहती है और असलियत नहीं है। परंतु बिना असलियत के केवल जोश रहता है, सादगी और असलियत नहीं है, तो फिर भी ये चीज़ें ये मान लो कि तीनों का सामंजस्य नहीं होता है। यहाँ पे कवि के कहने का पूरा तात्पर्य यही है। बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और ये काफ़ी ज़्यादा IMP भी है, ठीक है। काव्य के मत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार थे उसको स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था यानी कि मुक्त वाली अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्त अवस्था है वह रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी है जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनके मतानुसार काव्य शब्द साहित्य शब्द के समानार्थक है। उनका विचार यह है कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि कर दे। जयशंकर प्रसाद के अनुसार, प्रसाद जी ने अपने जो ग्रंथ है काव्य और कला तथा अन्य निबंध में काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। पाश्चात्य आचार्यों ने भी काव्य परिभाषाएं दी हैं। अरस्तु ने क्या कहा है, काव्य एक कला है जिसका मौलिक तत्व अनुकरण है। तो अरस्तु, अब देखो पाश्चात्य यानी कि पश्चिम देशों के जो आचार्य हैं उनकी बातें आ रही हैं, तो उन्होंने काव्य के मत में क्या क्या विचार स्पष्ट किए हैं उनको हम जान रहे हैं। तो इसमें अरस्तु है, इन्होंने क्या कहा है, काव्य एक कला है जिसका मौलिक तत्व अनुकरण है यानी कि दोहराना है। डेनिस ने क्या कहा है, डेनिस ने कविता को प्रकृति का अनुकरण बतलाया है और इस अनुकरण में संवेदनात्मक तथा संगीतात्मक भाषा ही माध्यम है उसका काम करती है। कार्लाइल है, इनका कहना है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, मुझे कविता के पुराने लोक साहित्य में जो छंदबद्धता होती है, जिसमें स्वर साधना होती है, जो एक संगीत होता है, अत्यधिक तत्व दिखलाई देते हैं। मिल्टन देखिए इन्होंने क्या कहा है, मिल्टन के अनुसार कविता सादी, प्रत्यक्ष मूलक और रागात्मक होती है। तो ये अंग्रेजी में जो भी लिखा है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरे से अंग्रेजी बनती नहीं। पोइट्री शुड बी सिंपल, सेंसियस एंड पैसियोनेट, ठीक है। अब जो भी समझ लेना यार, थोड़ा बहुत तो एरर चलता है अंग्रेजी में। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, इन्होंने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, रोमांटिक काव्यधारा के प्रमुख कवि वर्ड्सवर्थ ने अपनी परिभाषा में भावों को प्रधानता दी है। उनके अनुसार कविता प्रबल मनोवेगों का स्वच्छंद प्रवाह है। इसका जन्म शांति के समय स्मरण से हुई जो भावना है उससे होता है।
मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या कहा है, और यहाँ पे 3 लोग ही बचे अभी, मैथ्यू आर्नोल्ड, कॉलरिज और कार्लायल, ठीक है। तो आर्नोल्ड ने क्या कहा है, पोइट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन और विचारात्मक पक्ष पर अधिक बल इन्होंने दिया है। कॉलरिज ने क्या कहा है, कवि कॉलरिज की जो काव्य है उसमें अभिव्यक्ति, विशेषता, शब्द विधान को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और उनके अनुसार कविता है शब्दों का उत्तरोत्तर क्रम है। अब कार्लायल हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने मनोवेगमय और संगीतमय भाषा है उसके मानव अंतःकरण की जो मूर्त और कलात्मक व्यंजना है उसको काव्य या कविता कहा है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय और पाश्चात्य काव्य आचार्यों की, मतलब पाश्चात्य आचार्यों की जो काव्य परिभाषाएं हैं उन पर बात की। यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर होता है समाप्त।